हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग नए टॉपिक के साथ मतलब चैप्टर हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, उसी का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, जो कि था हमारा क्या था, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। हमने बहुत अच्छे तरीके से पहले जो इंडिकेटर को डिस्कस करा था। पहला इंडिकेटर क्या था भाई हमारा? क्या था हमारा पहला इंडिकेटर है? इंडिकेटर, वो तो पाथ पढ़े थे हम लोग। इंडिकेटर क्या था? 3 इंडिकेटर बताया था ना हमने कि इंडिकेटर, हाँ, डेमोग्राफिक इंडिकेटर हमने पढ़ रखा है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर जहां पर पॉपुलेशन के बारे में बात हुआ था, और हमने अंतिम जो है बात करी थी लास्ट में कि चाइना ने शानदार तरीके से अपने देश में पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। हम लोगों ने अपने जो पॉपुलेशन को उतने अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए, बल्कि अभी थोड़ा बहुत और भी स्पीड अप में है। लेकिन जो पाकिस्तान में है वो अपने पेस कुछ ज्यादा ही मेंटेन करके चल रहा है। ठीक है, मतलब वहां पर पॉपुलेशन का ग्रोथ इन कंपेयर टू चाइना एंड इंडिया ज्यादा है। ठीक है, तो हमने पहले इंडिकेटर के बारे में पढ़ लिया था। दूसरा इंडिकेटर हमारा था जीडीपी और सेक्टोरल वाला, है ना। जीडीपी एंड इट्स ग्रोथ, कि भाई जीडीपी जो है या फिर ग्रोथ जो है वो या सेक्टर वाइज, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, तीनों में, तीनों कंट्रीज में किस तरीके से कंपेयर किया जा सकता है, उनके बारे में देखेंगे आज वाली क्लास में। और जो कल वाले क्लास में देखेंगे, जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, डेवलपमेंट के, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का किस तरीके से चीजें वहां पर चल रही हैं, खास कर अगर देखा जाए तो वहां पर बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे कि देश सिर्फ पैसा ज्यादा कमाने से बढ़ता नहीं है, बल्कि वहां की चीजें भी एक तरीके से डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं जो छूट गया था, वन चाइल्ड पॉलिसी। बहुत यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई बार बार, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। वन चाइल्ड पॉलिसी जो था वो इसीलिए लाया गया था चाइना के थ्रू, ताकि वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए, है कि नहीं। सिंपल सा लॉजिक वही था, ताकि हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए। तो वन चाइल्ड पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस इन चाइना इन, ये डेट जरूर याद करना है, 1979, टू एड्रेस द इशू ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि जो उसका पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो गया था, वो एक्सप्लोजन को कैसे वो एक तरीके से क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए, उसके लिए था। अगर देखा जाए परसुइंग दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी को जैसे ही चाइना ने अपनाया, उसने अपनी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन को क्या करा, रिड्यूस कर दिया। और नियरली अगर देख सकते हो 1.33 था 1979 में, जो कि 2017 आते आते कितना हो गया, 0.46। 0.46। तो ये चीजें कितनी एक तरीके से नीचे आई हैं वो आप देख सकते हैं। मतलब इसने बहुत लार्जली पॉपुलेशन को कंट्रोल करा अपनी पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, दिस पॉलिसी वाज डिसकंटिन्यूड इन द अर्ली 2016, और 2016 आते आते इसने क्या करा, एक तरीके से ये पॉलिसी को डाइल्यूट कर दी। अब टू चाइल्ड पॉलिसी लाई गई है कि अब क्योंकि वहां के जो लोग थे या फिर वहां की जो पॉपुलेशन हो रही थी वो एल्डर पॉपुलेशन ज्यादा होने लगी थी। अब जब बूढ़े ज्यादा हो जाएंगे तो काम करने के लिए जो वर्किंग क्लास होगा वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। और वर्किंग क्लास बूढ़ा हो जाएगा तो उस देश में प्रोडक्शन नहीं होगा, वर्कर नहीं मिलेंगे, जिसके वजह से उसको हटाया गया। ठीक है, तो याद करना। ठीक है, ऑल्सो ड्यू टू द वन चाइल्ड पॉलिसी द प्रोपोर्शन of the elderly people have started mounting up in comparison of the younger population, जिसके वजह से अब टू चाइल्ड पॉलिसी अपना लिया गया है 2016 के बाद। तो ये अच्छी बात है कि आप कुछ दिन तक आप अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, उसके बाद जैसे ही पॉपुलेशन आपकी बूढ़ी हो रही हो उसको आप रिवाइव करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत काम आती है अगर आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। तो हम लोग भी हमारे देश में जो है पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। किसके आधार पर, कौन कर सकता है ये, सरकार। तो सरकार चाहे तो कर सकती है, सरकार नहीं चाह रही है इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, तब तक आप एंजॉय करते रहिए। अब आगे देखते हैं भाई। अब देखो यहाँ पर दूसरा इंडिकेटर, हमने डेमोग्राफिक तो समझ लिया था। डेमोग्राफिक के बाद दूसरा इंडिकेटर क्या था, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी एंड सेक्टर। सेक्टर में कौन आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो हम लोग दोनों कंपेयर करेंगे, पहले जीडीपी को कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा जीवीए के बारे में समझेंगे। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड हमने नेशनल इनकम में जब पढ़ा था तो मैंने बताया था हर एक सेक्टर का अलग अलग होता है, और सब जब सेक्टर का मिल जाता है तो वो जीडीपी को जन्म देता है कि नहीं। हमने बताया था ना, जीवीए ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जीवीए ऑफ सेकेंडरी सेक्टर और जीवीए ऑफ टर्सरी सेक्टर, ये तीनों मिल गए प्लस 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 तो क्या हो गया, जीडीपी हो गया। तो बस
इनको देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर कितनी बढ़ी भाई तीनों कंट्री में, सेकेंडरी कितनी बढ़ी और टर्सरी कितनी बढ़ी, और साथ ही साथ जीडीपी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जीडीपी से। अगर देखा जाए 2017 से 2022 तक, 2022 तक का डेटा दिया हुआ है यहाँ देखो। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, देखो कौन है ये, कौन है ये, कौन है 1980 और 1990, मतलब 1980 और 90 के बीच में भारत की जीडीपी कितनी थी 5.7%। ठीक है, इतनी ग्रोथ थी 5.7%। और देखो चाइना की कितनी थी, डबल डिजिट। हमने एक ही बार डबल डिजिट क्रॉस करी है, उसके बाद जो है वो क्रॉस नहीं करी है। ठीक है, और इसने बहुत सालों तक डबल डिजिट जो है वो क्रॉस करके रखा है जीडीपी के मामले में। सोचो तो 10% जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था उसका 10% प्रोडक्शन हर साल उसका बढ़ रहा था। इसका मतलब यही है उसके देश में पैसा जो है वो एक तरीके से फ्लो हो रहा था। और पाकिस्तान जो है 1980 में देख रहे हो हमसे ज्यादा डेवलप था अगर देखा जाए, या उसकी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी वो ज्यादा थी। तो यहाँ जानने वाली बात है 90। अब जैसे ही हम लोग अभी अगर देखा जाए 2015 से 17 के बीच में कितना 7.3% हम लोग की जीडीपी, इसकी जीडीपी कम हो गई। ठीक है, और जो पाकिस्तान की जीडीपी और भी एक तरीके से कम हो गई। मतलब हम लोगों ने एक पेस पकड़ा खास करके 1991 के रिफॉर्म के बाद। उसके बाद हमने पीछे मुड़कर अपनी इकोनॉमी को तो नहीं देखा, हमने अपनी इकोनॉमी को जांचा परखा, उसके बाद हमने जो है वो एक तरीके से चीजों को लेकर चले, और आज भी हम बहुत अच्छे तरीके से पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं, खास कर अगर देखा जाए जीडीपी के मामले में। 2022 का देखो 7.0, यहाँ 3.0। 2022 का मतलब कोविड के पीरियड के बारे में बात किया जा रहा है, देख रहे हो। तो कोविड की वजह से यहाँ लार्जली इंपैक्ट हुआ, यहाँ पर उसे हमें मौका मिला। और क्योंकि जो कोरोना वायरस था वो ज्यादातर जो केसेस थे वो कहाँ से देखने को मिलते हैं, या फिर कहाँ से बोला जाता है कि कहाँ से निकल के आया था, चाइना से, जिनकी वजह से बिजनेसेस का सेंटिमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, और सारे बिजनेसेस हमारे इंडिया की तरफ जो है वो शिफ्ट होना शुरू हुआ। क्योंकि इंडिया जैसा जगह जहां पर पॉलिटिकल फ्रीडम है, जहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, तो इसको सरकार ने एक मौके के जैसा देखा। और एक तरीके से अभी जो है हमारा जीडीपी लगभग 6.4% है इस साल भी। तो लगभग 7 के करीबन जो है हम लोग चल रहे हैं। और अगर हम लोगों को विकसित बनना है तो लगभग लगभग अभी 10-15 साल 20 साल जो होगा हम लोगों को 8-9-10% ग्रो करना ही करना होगा, तभी हम लोग डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं। देख सकते हो, तो ये चीजें थी, ये टेबल हमेशा रटा हुआ होना चाहिए। कभी भी बात हो क्या इंडिकेटर के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और सेक्टोरल चेंजेस की, तो आप यहाँ पर इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में थोड़ा सा पढ़ते हैं, बाकी बात यही है, इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, देखो भाई क्या है, वन ऑफ द मच टॉक्ड इशू अराउंड द वर्ल्ड इज अबाउट द चाइना ग्रोथ ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। बहुत बात होती है भाई कि चाइना इतने खतरनाक रूप से कैसे जीडीपी को ग्रो कर रहा था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कर कर वो हमेशा एक टॉकिंग इशू रहती है या फिर डिस्कशन की इशू रहती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए चाइना हैज द सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी, अगर पीपीपी के मामले से देखा जाए। पीपी का मतलब भाई पीपीपी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी, क्या होगा परचेजिंग पावर पैरिटी। इसका मतलब होता है कि आपके कंट्री के पास परचेजिंग पावर कितनी है, क्षमता कितनी है, अभी किसी भी या कितने वस्तु को खरीद सकती है। तो कितने वस्तु खरीद सकते हैं, जितना उसके पास पैसा है, जितना उसकी जीडीपी है। तो जीडीपी उसकी कितनी है अभी 35 ट्रिलियन, ठीक है, इन द वर्ल्ड। वेयर एज द इंडिया जीडीपी पीपी के माध्यम से कितना है 15 ट्रिलियन। एंड जो पाकिस्तान जीडीपी है 1.5 ट्रिलियन, रफली अराउंड 10% ऑफ द इंडिया जीडीपी। इंडिया जीडीपी का 10% है लगभग लगभग। ठीक है, यहां तक। उसके बाद अगर देखा जाए इंडिया जीडीपी इज अबाउट 42% ऑफ द चाइना जीडीपी। देख रहे हो, मतलब चाइना की जीडीपी का आधा है हम लोग लगभग लगभग। चाइना का जीडीपी कितना है भाई, देखो 35 ट्रिलियन, और हमारी कितनी है, ठीक है, ये बता रहा हूं पीपीपी के माध्यम से। वैसे जनरली जो है वो कम आता है, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी, उनके पास कितना पैसा है, वो कितना परचेज कर सकते हैं उसके आधार पर, मतलब सारे पैसे को काउंट किया था। हाँ ठीक है, हाँ वैसे 3-3.25 ट्रिलियन इसी के आसपास है। लेकिन ये कि हम लोग 15 ट्रिलियन का जो है परचेजिंग पावर पैरिटी रखते हैं, परचेजिंग करने का पावर रखते हैं, तो ये है। ठीक है, इंडिया जो है वो कितना है 15 ट्रिलियन। तो देख रहा हूँ लगभग आधा ही है, थोड़ा सा मतलब 42% है। ठीक है, तो हमें ये लेकर चलना है जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे अगर देखा जाए
when many developed countries were finding difficult to maintain a growth rate even 5%। अगर देखो ना तो जो यूएसए है वहां भी ग्रोथ रेट आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, 1 से 2-3% ऐसे ही चलता है। फिर अगर देखा जाए आपको ब्रिटेन देखा जाए, वहां पर भी एक तरीके से वही स्थिति देखने को मिलती है। डेवलप तो है लेकिन वहां भी तो गरीबी है, वहां भी तो प्रोडक्शन लेवल बढ़नी चाहिए। नहीं, सैचुरेशन पॉइंट कभी किसी का आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा डेवलप जो नेशन है वहां पर नीड भी बढ़ता रहता है उसी तरीके से। सैचुरेशन पॉइंट कब आएगा? अब मान लो कौन बंदा है भाई कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, मान लो अंबानी क्या बोल रहे हैं, बस मेरे को इतना ही पैसा कमाना है, अब नहीं पैसा कमाएंगे। कमाने का लालच तो हमेशा रहेगा एक देश को, देश के लेवल पर तो हमेशा ही होता है। तो सैचुरेशन पॉइंट एक हद तक बोल सकते हैं लेकिन वो प्योरली राइट नहीं है, ठीक है। बस ये बोल सकते हैं कि वहां पर प्रोडक्शन का लेवल, क्योंकि वहां पर अब जगह ही नहीं बचा तो लोग वहां पर निवेश ही नहीं कर रहे, निवेश करने के लिए दूसरे जगह ढूंढ रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये चाइना इज एबल टू मेंटेन नियरली अ डबल डिजिट ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग 1980s। देखो 1980s में जो है चाइना ने डबल डिजिट, जहां पर लोग जो है 5% भी ग्रो नहीं कर पा रहे थे, वहां पर चाइना ने 10-10% का ग्रोथ देखा। मतलब इतना अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बढ़ाया, वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाया, मतलब पॉलिसी के थ्रू, गवर्नमेंट की पॉलिसी के थ्रू, समझ में आ गया। एंड ऑल्सो नोटिस दैट इन 1980s पाकिस्तान वॉज अहेड ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया के अहेड था। अगर देखा जाए चाइना वॉज हैविंग अ डबल डिजिट इन इंडिया एट अ बॉटम, है ना, और इंडिया जो है वो बॉटम में देखने को मिलता है। लेकिन इन 2015 से लेकर 17 एंड 2024 देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द पाकिस्तान एंड चाइनाज ग्रोथ रेट। अगर देखा जाए 2022, 23, 24 में, अभी पिछले 10 सालों में, तो वहां पर डिक्लाइन देखने को मिला है। कहां पर? चाइना और इंडिया में लोगों का रुझान बढ़ा है। लोगों ने सोचा है, बिजनेसेस ने सोचा कि भाई यहाँ पर एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो इंडिया मेड अ मॉडरेट इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट। सम स्कॉलर्स, कुछ विद्वान का यह भी मानना है कि रिफॉर्म्स प्रोसेस इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान एंड द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड एज अ रीजन बिहाइंड द डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट ऑफ। देखो पाकिस्तान, इसका तो वजह समझ में आता है, कोविड हुआ जिसके वजह से लोग वहां पर जाना कम कर दिए, और लेकिन पाकिस्तान का मेजर वजह क्या है भाई? करप्शन। अब करप्शन का मतलब, एक तो करप्शन तो है ही, ऊपर से टेररिज्म, वैसा जोन नहीं बनाना जहां पर लोग जाके इन्वेस्ट कर सके, मतलब वैसा माहौल तैयार नहीं कर रहा है। तो ये वजह बहुत सारे स्कॉलर का मानना है। अब देखो सेक्टोरल शेयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। सेक्टोरल का मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर का किस तरीके से, टेबल देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, देखना। मैंने बोला ना कुछ नहीं याद करना, तो ये टेबल याद करके चले जाना, लगभग चीज यही समझ में आ जाएगा कि भाई अब देखो जीवीए का मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, मैंने बता रखा है। जीवीए का मतलब क्या होता है कि हर एक जो सेक्टर्स है, चाहे प्राइमरी सेक्टर है, वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो प्रोडक्शन मान लो कि मतलब 500 लाख करोड़ का कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जीवीए कितना है प्राइमरी सेक्टर का? 500 लाख करोड़, ठीक है, हाँ जितना भी, मतलब एक अंदाजा मैंने बताया। अब यहाँ पर देखो जो चाइना है, इंडिया जो है वो कितना है भाई? 19, ठीक है, और यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा, और यहाँ कितना देखने को मिलेगा? ये किसमें है, किसमें है? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में जो कंट्रीब्यूशन सेक्टर है, सेक्टोरल शेयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी परसेंटेज इन द 2021, कि जीडीपी में कितना परसेंट जो है वो एक तरीके से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ 19% जो लोग हैं वो एक तरीके से जो कंट्रीब्यूशन है जीवीए का, वो कहां पर है? इंडिया में, प्राइमरी सेक्टर से। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? सर्विस सेक्टर। उसके बाद 29%, ये 2021 का डेटा है। चाइना में देखो 53%, मतलब लगभग दोनों समय यहाँ पर क्या है? बड़ा। लेकिन ये हमसे आगे किसमें है? इंडस्ट्री में। एग्रीकल्चर वहां भी कम ही है, ठीक है, लेकिन यहां पर जो है वो एक तरीके से ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करके चलता है। अगर यहां पर देखा जाए जो पाकिस्तान है वो क्या कर रहा है भाई? 24% कहां से आ रहा है उसका? एग्रीकल्चर से। इंडस्ट्री से कितना आ रहा है? और सर्विस सेक्टर से 56%, मतलब इंडस्ट्री की कमी वहां पर भी देखने को मिल रहा है।
वर्क फोर्स, कितना लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में अब देखो 46% लोग, मतलब 100 में से 46 लोग कहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीवीए में, 19, जो कि कम है। मान लो 100 लोग हैं और 100 रुपया, मतलब 100 लोग हैं यहाँ पर, मान लो कि 100 लोग वर्कफोर्स है और 100 रुपया अगर आ रहा है, तो 100 रुपया अगर भारत का आ रहा है, ठीक है, उसमें से 19 रुपया जो एग्रीकल्चर से आ रहा है, लेकिन कितने लोग काम कर रहे हैं तब आ रहा है 46 लोग। तो कितना दिक्कत वाली बात है, मतलब लोग ज्यादा काम कर रहे हैं वहां पर, लेकिन वहां से आउटपुट कम आ रहा है। दूसरा देखो, यहाँ पर 29 रुपीज आ रहा है, मतलब 29% आ रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, पूरे वर्कफोर्स का 25%, जितने काम करने लोग हैं। यहाँ 29% है और यहाँ 52, देख रहे हो। तो सर्विस सेक्टर में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी आउटपुट बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो। दूसरा तरफ देखो, चाइना, चाइना है 23% वर्कफोर्स और कितना परसेंट, बहुत कम है, देख रहे हो। 32 यहाँ पर वर्कफोर्स काम कर रहे हैं, किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में, लेकिन इसका आउटपुट देखो अच्छा है, 32% काम कर रहे हैं, वहां पर आउटपुट भी अच्छा। यहाँ पर 45% लोग काम कर रहे हैं और इसका आउटपुट 53% यहाँ पर देखने को मिलता है। पाकिस्तान में देख लो, वर्कफोर्स 37% लोग कहाँ काम कर रहे हैं और आ रहा है कितना पैसा, 24 रुपया, 24%। 25% यहाँ काम कर रहे हैं, 20% आ रहा है, और 38% लोग यहाँ काम कर रहे हैं, देख रहे हो। तो यह चीजें समझ में आ रही है कि किस तरीके से सेक्टोरल जो शेयर्स है वो आपको देखने को मिल रहे हैं, जीडीपी का या फिर आपको जीवीए का, अगर सबको मिला तो जीडीपी आ जाएगा, तो जीवीए का या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस डेटा को जरूर याद रखना है। अब देखो थोड़ा सा इन 2021, तो अगर 2021 में बात किया जाए, 23% ऑफ द वर्कफोर्स इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीवीए इन चाइना इज, अभी देखा कि बहुत कम परसेंट जो लोग हैं वो वहां जो है एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लोग काम कितना कर रहे हैं, 23%, लेकिन कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत कम, समझ रहे हो, क्योंकि वहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो जो भी उपज होती है वहीं पर कंज्यूम हो जा रही है लगभग लगभग। प्रोड्यूसर तो है लेकिन एक्सपोर्टर मामले में नहीं है, समझ रहे हो। इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द जीवीए वेयर 16% कहाँ था, भारत में, 24% कंट्रीब्यूशन कहाँ था, पाकिस्तान में। बट द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स दैट वर्क्स इन सेक्टर इज, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं वो ज्यादा थे, और इसका मेन वजह यही है कि लोगों को उसके अलावा दूसरे ऑप्शंस क्रिएट करके दिया नहीं जा रहा है। अब वो क्रिएट तभी हो सकता है जब वहां पर इंडस्ट्री वगैरह गांव में जो है वो खुले, ठीक है, या फिर स्किल्स वगैरह हम लोग प्रोवाइड करके दें। आई बात समझ में, ये बात। इन पाकिस्तान अबाउट 37% ऑफ द पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर वेयर एज इन इंडिया 46, देख रहे हो, हमारे देश में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, वहां पर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कम है। अगर देखा जाए 24% ऑफ पाकिस्तान वर्कफोर्स इंगेज्ड इन द इंडस्ट्री बट प्रोड्यूस 19% ऑफ जीवीए, मतलब अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये सब चीजें उस टेबल से ही निकाली हुई चीजें हैं, जो आप वहां कंपेयर करके लिख सकते हो, कभी भी कंपैरिजन के बारे में बात है। आगे अगर देखा जाए, इन इंडिया द इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स कितना अकाउंट कर रहा है भाई, 25% जीडीपी का, एंड प्रोड्यूस अ गुड्स वर्थ 29% ऑफ जीडीपी, मतलब 25% लोग काम कर रहे हैं, 29% जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है, थोड़ा सा अगर और भी फोकस करें तो चीजें निकल के आ सकती है। इन चाइना देखा जाए the contribution the industries contributes to the GDP is 39 and employees, कितने लोग एम्प्लॉयड है, 39, लेकिन आउटपुट क्या दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इन ऑल थ्री कंट्रीज सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट शेयर्स। अगर कोई बोले कि तीनों में सिमिलैरिटी क्या है सेक्टोरल को लेकर, तो आप बोलोगे तीनों में क्या है भाई, सर्विस सेक्टर जो है वो डोमिनेट कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, है कि नहीं। और हर जगह क्या है, लोग वर्कफोर्स तो ज्यादा है लेकिन उसकी आउटपुट कम है, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कम है। द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स एंगेज्ड इन इंडस्ट्री इन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज लो एट 25%, ये भी लो है भाई, 25% से कम देखने को मिलता है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द जीडीपी इज 29% इन इंडिया एंड 20% इन पाकिस्तान। इन दिस कंट्री द शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस डायरेक्टली टू द सर्विस सेक्टर। इसका मतलब क्या बोला गया कि भाई हमारे देश में और चाइना में बेसिक डिफरेंस क्या है, हमारे देश मतलब पाकिस्तान और इंडिया में चीजें क्या है कि प्राइमरी से सेकेंडरी पर हम लोग नहीं गए,
और प्राइमरी से डायरेक्टली हम लोग किस पर कूद पड़े, टर्सरी की तरफ। चाइना ने ये गलती नहीं करी, चाइना ने प्राइमरी के बाद किस पर फोकस करा, सेकेंडरी का, सेकेंडरी के बाद किस पर फोकस करा, टर्सरी पर। तो ये एक क्या होता है, लूप होता है जिस पर चलना होता है। अगर आप बीच का ही सेक्टर गायब कर दे, इसका मतलब आपको बहुत सारी चीजें बाहर से लानी पड़ेगी। अगर मान लो मोबाइल फोन आज हम लोग बाहर से मंगवा रहे हैं, लेकिन आपकी टर्सरी सेक्टर अगर आप मजबूत करके इंडस्ट्री को अगर यही प्रोड्यूस करें हम लोग मोबाइल फोन्स, तो हमारे देश के लिए तो भला ही है कि टेक्नोलॉजी लोग तो बैठे हुए हैं। अगर हम लोग हार्डवेयर वगैरह जो है वो प्रोवाइड करके देते हैं तो सॉफ्टवेयर तो डेवलप हो ही जाएगा। तो हम लोग को बड़ी एक रकम की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, ताकि हम लोग एक तरीके से जैसे कि मेड इन इंडिया है, ठीक है, या मेक इन इंडिया है, ठीक है, ये सब जो इनिशिएटिव है वो किसके लिए है, ताकि हमारे देश में सेकेंडरी सेक्टर को मजबूत किया जाए। ठीक है, यहां तक कि सोचो इतने सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं मोबाइल फोन्स के, लैपटॉप्स के, टेलीविजन के, वो बाहर से आते हैं, यहाँ असेंबल होता है। अब मान लो यही बनेगा, यही असेंबल होगा, तो हमारे देश के लोगों को फायदा होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज कर सकते हैं। इन अगर लास्ट 5 डिकेड देखा जाए, द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर विच एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन ऑल 3 कंट्रीज। यहाँ देखा जाए बहुत सारा जो लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उनको किन क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, लेकिन इन इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल सेक्टर चाइना हैज मेंटेन नियरली अ डबल डिजिट ग्रोथ इन 1980s, बार बार बता रखा। और रिसेंट ईयर में अगर देखा जाए इंडिया एंड पाकिस्तान ग्रोथ रेट हैज बीन डिक्लाइन, गिरा है, लेकिन अगर चीजें जो है भारत में अभी स्टेबल है, ज्यादा एक तरीके से दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सब सारी चीजें, वही सब सारी बातें लिखी गई हैं जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला चीज देखिए लास्टली क्या है, ये चीज मैंने बताया अभी, लेकिन इसमें कंपैरिजन किसके बीच में है, ट्रेंड ऑफ आउटपुट ग्रोथ इन डिफरेंट सेक्टर। आउटपुट कितना निकल के आ रहा है, आउटपुट 1980 में क्या था, 1980 में क्या था, 1980 और 1990 में, और 2014 से 18 के बीच में कितना था। तो अगर देखा जाए इंडिया में एग्रीकल्चर आउटपुट 3.1%, ठीक है, और यहाँ पर 5.9, यहाँ पर 4, ठीक है। आउटपुट ग्रोथ का आउटपुट कितना बढ़ा या घटा है, यहाँ पर कि 7.4 था। तो अगर देखा जाए, देखो यहाँ पर अब 2014 से कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ से एग्रीकल्चर यहाँ पर आउटपुट कितना था 3.1, अभी भी हमारे देश में कितना है 3.1 इंडिया में। अगर देखा जाए इंडस्ट्री सेक्टर में हम लोग 7.4, इंडस्ट्री हमारा क्या हुआ है, घटा है, घटा है कि नहीं, आउटपुट जो प्रोडक्शन लेवल हो रहा है वो घटा है। यहाँ 6.9 था, यहाँ हमारा बढ़ा है। तो अगर बोला जाए इंडिया जो है, इंडिया का जो आउटपुट ग्रोथ है वो किस सेक्टर में ज्यादा है, सर्विस सेक्टर में, ये बात याद रखना है इसमें। दूसरा अगर चाइना का देखो, यहाँ 5.9 था 1980 और 1990 में, इसका डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज हुआ है कि नहीं, लेकिन इसका शिफ्ट किस में बढ़ा, देखो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यहां से शिफ्ट कहां, यहां से यहां हमारा शिफ्ट नहीं हुआ, यहां से यहां हो गया हमारा, देख रहे हो, नहीं समझे, देखो क्या अब मैं बोल रहा हूं समझो। इसने क्या करा, एग्रीकल्चर के जो वर्कर्स हैं उनको एक तरीके से कम करा और इंडस्ट्री पर ज्यादा फोकस करा। ठीक है, अब चूंकि अगर देखा जाए शुरुआत में उस वक्त 1980 और 1990 में इसका डबल डिजिट ग्रोथ था, लेकिन यहाँ पर 5.3 ग्रोथ रेट कम हुआ, लेकिन यहाँ का जो आउटपुट है या लोग जो काम कर रहे थे वो यहाँ शिफ्ट हुए, जिसकी वजह से वहां की आउटपुट थोड़ी बहुत कम हुई लेकिन बनी रही, आधी कम हुई लेकिन बनी रही। ठीक है, और यहाँ देखो 13.5 था, तो यहाँ भी एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा चाइना में भी आउटपुट की कमी हुई है, और वो कोविड की वजह से और बहुत सारी चीजों की वजह से हुई है। कमांड इकोनॉमी की वजह से, लोगों की बातों को नहीं सुनना, थोड़ा सा अपनी मनमर्जी चलाना, वर्ल्ड लीडर अपने आप को समझना, ये सब की वजह से जो है चाइना को नेग्लेक्ट किया जाता है बहुत सारे बिजनेसेस के द्वारा। पाकिस्तान जैसा देख रहे हो पहले 4% था, अब आ गया बेचारा 1.7, 7.7 था, अब अभी कितना 2014 और 18 के बीच में 4.8। देखो सारी चीज में इसका डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, देख रहे हो। हमारा तो कम से कम इंडस्ट्री तो मेंटेन्ड है, ठीक है, और एक इंडस्ट्री भी लगभग मेंटेन्ड है, और सर्विस सेक्टर बढ़ा है। इंडस्ट्री 7.4 था जो कि घटकर 6.9 हो गया, और सर्विस जो 6.9 था 7.6 हो गया। इंडिया का जरूर याद रखना। तो हमने देखा ना कि आउटपुट भी डिफरेंट सेक्टर में एक तरीके से चेंज हुआ। तो हमने क्या पढ़ा, तो बस ये 3 टेबल याद रखना है, जीडीपी वाला और सेक्टर्स वाला, कि जीडीपी का कंट्रीब्यूशन किस तरीके से रहा, ठीक है, तीनों इकोनॉमी के बीच में,
जीडीपी कंट्रीब्यूशन, और दूसरा क्या याद रखना है भाई, जीवीए वाला याद रखना है, जीवीए वाला, जीवीए कंट्रीब्यूशन। और जीवीए में अपने आप ही आपको तीनों सेक्टर के बारे में तो याद रखना ही है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और तीसरा क्या याद रखना है, आउटपुट, कि आउटपुट किस तरीके से बढ़ा या घटा। और ये तीनों जो मैंने डेटा निकाला वो एनसीईआरटी से है, तो एनसीईआरटी से ही बेस मान के चलो कि वहीं से डेटा वाला उठाया जाता है। आउटर बुक कुछ भी डेटा छाप दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डेटा का क्वेश्चन आता है वो लगभग समय आपको एनसीईआरटी का ही देखने को मिलेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा वो, क्योंकि जो एग्जामिनर जो या फिर जो क्वेश्चन पेपर जो रेडी करते हैं उनको बेस बोला जाता है एनसीईआरटी रखो। इसीलिए याद रखना कि खास कर और सारी बुक से कहीं से भी कुछ भी पढ़ो, लेकिन जो डेटा है, डेटा को एज इट इज एनसीईआरटी से पढ़ो, ठीक है। तो आई होप सो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, और कल जो होगा वो इसका लास्ट पार्ट होगा, जैसा कि हम लोग अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं इस चैप्टर के, और इसके बाद हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज का। चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं।